यक्सा सिविल कोड पर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग खत्म। कमेटी के चेयरमैन सुशील कुमार मोदी की सदारत में मुख्तलिफ पार्टियों के 31 अरकान पार्लियामेंट थे मदऊम। यक्सा सिविल कोड पर लॉ कमीशन के जारी करदा मशावरती पेपर पर हुई बहस। महाराष्ट्र में एनसीपी के अंदर हर लम्हा हलचल। नायब वजीर आला बने अजीत पवार के घर पर लीडरों का हुजूम। सतारा पहुंचे शरद पवार की हिमायत में लगे नारे। 5 जुलाई को दोनों लीडरों ने बुलाई पार्टी कारकुनों और लीडरों की मीटिंग। वजीर मवासलात अश्विनी वैष्णव ने इंडिया 6G अलायंस का किया आगाज़। कहा पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के मामले में भारत को मान रही है एक मिसाल। खुद कफील भारत के कौमी विजन के मुताबिक ये इत्तेहाद भारत को 2030 तक 6G टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में अहम ताउन देने के काबिल बनाएगा। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भारतीय जनता पार्टी की अवामी राब्ता मुहिम संपर्क से समर्थन के तहत तलबा के साथ की बातचीत। वज़ीर आज़म के अमरीका के दौरे का किया जिक्र और कहा कि पीएम मोदी की पहल का आलमी सियासत पर है असर। नरेला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी का भी किया दौरा। रोहिणी में अजानी टीका लाल टप्पू के अहल खाना से की मुलाकात। मुंबई और पुणे में एनआईए के छापे। दहशतगर्द तंजीम आईएसआईएस के दहशतगर्द मॉड्यूल नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है एनआईए। G20 कॉन्फ्रेंस के तहत आज से गुरुग्राम में 2 रोज़ा स्टार्टअप 20 समिट। मरकजी वजीर सोम प्रकाश ने कहा तालीम और बेदारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की तैयारी में अदा करती है अहम किरदार। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने दुनिया के तमाम चैलेंजों से निपटने के लिए जिद्दत और तकनीकी तब्दीली को बताया ज़रूरी। बम बम भोले की जयकारे के साथ भक्तों का चौथा जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना। 4758 यात्री पहलगाम और बालचल के लिए रवाना। अब तक 17,500 से ज्यादा अकीदतमंदों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। बालचल रूट पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंतजामात का लिया जायजा। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। यक्सा सिविल कोड के मामले पर अवामी शिकायत कानून और इंसाफ की कायमा कमेटी की आज मीटिंग हुई। यह अहम इजलास कमेटी के चेयरमैन सुशील कुमार मोदी की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इस इजलास में मुख्तलिफ जमातों के 31 अरकान को शिरकत के लिए मदऊ किया गया था। इसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 11 मेंबरान शामिल हैं। इस मीटिंग में लॉ कमीशन, हुकूमत के नुमाइंदे भी शामिल थे। मीटिंग में लॉ कमीशन की जानिब से यक्सा सिविल कोड पर जारी करदा मुशावरती पेपर पर गौर किया गया। इजलास में कमेटी तमाम अरकान की राय सुनी गई। इत्तलात के मुताबिक सबकी राय लेने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसे फिर पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। कमेटी के चेयरमैन सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तमाम जमातों की राय सुनने के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करके पार्लियामेंट में पेश करेगी। पार्लियामेंट की मानसून इजलास से पहले इस मीटिंग को बहुत ही अहम समझा जा रहा है। और मरकजी वजीर मवासलात अश्विनी वैष्णव ने आज इंडिया G6 अलायंस लॉन्च किया। टेलीकॉम के महकमे का कहना है कि इंडिया G6 अलायंस अगली दहाई में उभरती हुई टेलीकॉम टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर ख्वास करेगा और 2030 तक भारत को 6G टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में एक अहम शराकतदार बनने के काबिल बनाएगा। इस मौके पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। अमरीका में भी भारत की तकनीकी तरक्की की मिसाल दी जा रही है। The whole world is looking at the India's telecom sector as if, okay, this is the sector to be followed. This is the way we should also be doing development of our sector in our country. अभी recently एक अमेरिकन कंपनी के सीईओ ने ट्वीट किया था, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से इंडिया डेवलप कर रहा है टेक्नोलॉजी, अपने देश को भी ऐसे ही टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए। Our government should also basically follow the same path that India is following.
आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एनसीपी में फूट के बाद एनसीपी में हर लम्हा अब नई सूरत हाल देखने को मिल रही है। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की मुंबई में वाकई रिहाइशगाह पर एनसीपी लीडरों और कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। कहा जा रहा है कि अजीत पवार 5 तारीख को एक अहम मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें पार्टी लीडरान और कारकुनों को मदऊ किया गया है। इस दौरान राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में अजीत पवार की बगावत के एक दिन बाद पार्टी के सरबराह शरद पवार ने आज सतारे में अपने हामियों से खिताब किया। इस दौरान एनसीपी लीडर ने कहा कि आज हम सबको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। उन्होंने बीजेपी पर भी हमला किया। शरद पवार आज महाराष्ट्र के सतारा पहुंचे और वाईबी चाहुआ को खराज अकीदत पेश किया। सतारा के कराड़ में वाईबी चौहान मेमोरियल साइट पर पार्टी के हामियों से खिताब करते हुए लीडर शरद पवार ने कहा कि हम सबको अब मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। इससे पहले शरद पवार ने रोड शो करके अपनी ताकत का मुजाहिरा भी किया। और शरद पवार ने महाराष्ट्र में जारी एनसीपी बुहरान के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिंदे हुकूमत में शामिल होना अजीत पवार का ज़ाती फैसला है। वक्त आने पर सब मेरे साथ होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के कई एमएलए उनके साथ हैं। अभी यहाँ एमएलए है मगर ये उनका डिसीजन है। हमने स्ट्रेंथ दिखाने के लिए यहाँ किसी को बुलाया नहीं। 8-10 दिन के बाद लोग जब सोचेंगे तब मुझे भी पक्की स्थिति क्या है इसका अंदाज़ा आएगा। और दूसरी बात है कि स्ट्रेंथ कभी कम हो जाती है, कभी चुने हुए साथी छोड़ जाते हैं। ये बात शायद आप लोगों को नहीं रही होगी और मुझे खास एक्सपीरियंस ऐसे चीज़ों के बारे में 2-3 बार हुआ है। और मुझे खुशी इसकी है कि जब ऐसी स्थिति का सामना करने की स्थिति मुझ पर आ गई, चुनाव होने के बाद लोगों ने मेरी जो नीति थी उसका समर्थन दे दिया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की कारगुजार सदर सुप्रिया सुले आज मुंबई में पार्टी दफ्तर पहुंची। अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी की कौमी कारगुजार सदर सोले एनसीपी के दफ्तर पहुंची। दफ्तर में पार्टी के बाकी लीडरों की तस्वीरें हटाने का काम जारी है। महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के दौरान एनसीपी के उबूरी सदर प्रफुल्ल पटेल और दीगर पार्टी छोड़ने वाले तमाम लीडरों के फोटो फ्रेम दिल्ली में नेशनलिस्ट स्टूडेंट्स कांग्रेस के दफ्तर से हटा दिए गए हैं। और अपने भतीजे अजीत पवार की बगावत के बाद शरद पवार अपने खानदान को संभालने में मसरूफ हैं और उन्होंने 5 जुलाई को मीटिंग बुलाई है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के तमाम कारकुनान और लीडर इस मीटिंग में शामिल होंगे। मीटिंग में शरद पवार मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय कर सकते हैं। इस सब के दरमियान महाराष्ट्र में एनसीपी के सदर जयंत पाटिल ने अजीत पवार समेत वुज़रा के तौर पर हलफ लेने वाले तमाम अरकान असेंबली को नाअहल करार देने का मुतालबा किया है। इंसदाद इंहराफ कानून का हवाला देते हुए उन्होंने विधानसभा के स्पीकर को एक खत लिखा है और इलेक्शन कमीशन को भी एक ईमेल भेजा है। देर रात मौजूदा वर्किंग स्पीकर सुप्रिया सुले के साथ मीडिया से बात करते हुए जयंत पटेल ने कहा कि उन्होंने असेंबली स्पीकर को नाअहली का नोटिस दे दिया है। इससे मुतालिक ठोस दस्तावेजात जल्द ही पेश कर दी जाएंगी। ऐसा करने के पीछे कहा जा रहा है कि किसी भी एमएलए ने पार्टी छोड़ने के फैसले के बारे में किसी को नहीं बताया और ये एनसीपी के उसूल के खिलाफ है। 5 तारीख को आदरणीय शरद पवार जी के साहब के नेतृत्व में मुंबई में यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान के यहाँ महाराष्ट्र के सारे जिले के कार्यकर्ता, राज्य के कार्यकर्ता और नेताओं की एक बैठक बुलाई गई है और वो 5 तारीख को दोपहर में 1 बजे चौहान प्रतिष्ठान को होने वाली। साफ इस बातचीत करते हुए एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि हमने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर हुकूमत बनाई है। हम एनसीपी हैं और हम यही कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने दिल्ली के बारे में कोई बात नहीं की है, हमने सिर्फ महाराष्ट्र में अपनी हुकूमत बनाने पर बात की है। Gone ahead and formed a government with Eknath Shinde, Devendra Fadnavis. That is what we have only discussed about the formation of a government in Maharashtra, and that is what has been done. इन कयास आराइयों के दरमियान मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर नारायण राणे ने कहा है कि हुकूमत महाराष्ट्र में 2024 के इंतखाबात तक रहेगी और एकनाथ शिंदे वजीर आला के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि तमाम अपोजिशन पार्टियां मिलकर लोकसभा इंतखाबात में 60 सीटें भी हासिल नहीं कर पाएंगी। सरकार में ज्वाइन हुआ है, शामिल हुआ है, मैं उनका सभी का अभिनंदन करता हूं। हमारी सरकार का भविष्य के बारे में मत सोच, हमारा सरकार मजबूत
24 तक चुनाव होने तक हमारा सरकार रहेगा, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने अजीत पवार के इस कदम को इनकलाबी कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार ने सियासत को नया रुख दे दिया है। जिस तरह अजीत पवार जी ने महाराष्ट्र में उथल पुथल करने का निर्णय ले लिया, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा भूकंप हो गया है और माननीय अजीत पवार जी ने महाबंड करके एनसीपी के 40 एमएलए अपने साथ लाकर, सही एनसीपी अपनी है इसी तरह का दावा भी वो करने वाले है। तो इसी तरह अजीत पवार जी का निर्णय बहुत बड़ा क्रांतिकारक निर्णय है। महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में धक्का देने वाला तो ही है, लेकिन पटना में जो मीटिंग हुई थी विरोधी दलों की, उसको भी मतलब बहुत बड़ा धक्का देने वाला ये निर्णय है और इसलिए अजीत पवार जी ने जो निर्णय लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अजीत पवार के इस फैसले का असर कौमी सतह की सियासत पर भी नजर आएगा और इससे अपोजिशन के मजबूत इत्तेहाद के दावे को भी धचका लगा है। मुझे लगता है कि अपोजिशन का एक बहुत बड़ा गठबंधन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बनाने का उनका प्लान था, प्लान है, लेकिन उससे नरेंद्र मोदी जी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेता लोग एक बाजू में और जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ, इसी तरह का वातावरण देश में है। लेकिन अजीत पवार जी के निर्णय से मतलब विरोधी दल की यूनिटी को भी धक्का बैठा है और जिस तरह महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है उसी तरह बिहार में, यूपी में भी ऐसा हो सकता है और इसी तरह जो विरोधी दलों का गठबंधन मजबूत करने की जो कोशिश उनकी है वो पूरी कोलैप्स होने वाली है, कोलैप्स हो गई है और इसीलिए मुझे लगता है कि विरोधी दल की यूनिटी में दम नहीं रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज आषाढ़ पूर्णिमा पर बैनुल-अक़वामी बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने गुरु पूर्णिमा और धर्म चक्र परिवर्तन दिवस पर हम वतनों को मुबारकबाद दी। मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी समेत कई सरकर्दा शख्सियात ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और मरकजी वज़ीर ख़ारजा ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली में तलबा के साथ एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस दौरान तलबा से बातचीत करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर आज़म की ख़ारजा पॉलिसी को कामयाब बनाने में टेक्नोलॉजी का किरदार अहम है। पिछले 9 सालों में वज़ीर आज़म की क़यादत में हर सिमत में तरक्की हुई है और भारत एक आलमी लीडर के तौर पर उभरा है। एक तो लीडरशिप, फिर है आइडियाज़ कि पिछले कुछ सालों में देखें, पिछले 9 साल में देखें कि दुनिया के बड़े बड़े आइडियाज़ जो हैं वो भारत से आए। जब पेरिस में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ तो मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रस्ताव रखा। 2015 में उनका प्रस्ताव था कि दुनिया जून 21 को योग दिवस के रूप में मनाए और उन्होंने जो मिलेट्स पे जो बल दिया है, अब इट हैज एक्चुअली बिकम अ ग्लोबल मूवमेंट टुडे। एनआईटी में लेक्चर के बाद वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज बीजेपी की महाजन संपर्क अभियान के एक हिस्से के तौर पर दिल्ली में कश्मीरी पंडित लीडर टीकालाल टप्लू के अहल खाना से मुलाकात की। टीकालाल टप्लू भारतीय जनता पार्टी के सरकर्दा कारकुन थे। साल 1989 के दौरान जब जम्मू व कश्मीर में पाकिस्तान की सरपरस्ती में दहशतगर्दी ने दस्तक दी थी तो वो एक सिपाही की तरह मुल्क की सालमियत के लिए लड़े। रोहिणी सेक्टर 18 में अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचकर मरकजी वज़ीर ख़ारजा ने टीकालाल टप्लू की कुर्बानी को याद किया और कश्मीर से बेघर कश्मीरी पंडितों को उनके घर वापस देने की हुकूमत की तरफ से की गई कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मकामी रुकन पार्लियामेंट हंसराज हंस, दिल्ली के रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा, MLA विजेंद्र गुप्ता और मकामी कारकुनान भी मौजूद थे। अगर हम टप्लू जी को सचमुच श्रद्धांजलि दें तो जितना कश्मीर को हम मेन स्ट्रीम में जोड़ सकते हैं, जितनी नॉर्मलसी जल्दी ला सकते हैं, जितनी जो लोग जो हैं जिनको पिछले 30 साल से उनकी पीड़ा तो आप देख ही रहे हैं, तो उनका कैसे वो करें, वो यही एक किस्म से हमारी ये कमिटमेंट है। तो आप देखेंगे कि इसमें कितना परिवर्तन होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो कम्युनिटी की पीड़ा जो है इसका सलूशन भारत सरकार इसको आगे ले जाए। टीकालाल टप्लू पर श्रीनगर में 1989 में कातिलाना हमला हुआ था। टीकालाल टप्लू के घर जाकर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने उनके लड़के आशुतोष से मुलाकात की। इसके साथ ही 370 की मनसूखी के बाद के हालात पर बातचीत भी की। पेश है हमारे नुमाइंदे धीरज कुमार की खास बातचीत। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर रोहिणी सेक्टर 18
जो पंडित टीकालाल टपलू उनके घर पे आए थे और उन्होंने उनसे कई बातें कही है और उनसे ज़्यादा बात करने के लिए जो उनके सुपुत्र हैं वो हमारे साथ मौजूद है। देखिए, विदेश मंत्री का पहले धन्यवाद है कि उनको आज भी याद है कि टीकालाल टपलू जी जो हमारे परिवार, उनके परिवार, संघ के परिवार के व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग हैं, आज वो आए, उनको याद किया, सब कुछ उनको मालूम था उसके बारे में। मेरी विनती सिर्फ उनसे एक ही चीज़ थी कि टीकालाल टपलू का परिवार खाली ये घर नहीं है, ये आज आप उनके घर पे आए हो, लेकिन उनका परिवार काफ़ी बड़ा परिवार है। सारे वहाँ के कश्मीरी पंडित जो है पूरा परिवार उनका है। उनके बारे में 32 वर्ष काफ़ी समय हो चुका है। अब उनके बारे में वो ध्यान दें और जितनी जल्दी हमें वापस भेज सकें, हमें अपने वतन, अपने मातृभूमि में वापस भेज दें। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो शीघ्र ही एक मीटिंग बुलाएंगे और कश्मीरी समाज के बारे में भी बात करेंगे। उनको अमर शहीद का दर्जा दिया गया था। थोड़ी सी कहानी आप उनके बारे में बताएंगे कि कैसे ये सब घटनाएं जो हुई? देखिए, टीकालाल टपलू जी भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर थे और स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट थे। वो संघ से ताल्लुक़ रखते थे। उनका जीवन पूरा समाज के लिए समर्पित था। उनको 1989 में उनको काफ़ी धमकियाँ आने लगी कि उनको कहते थे वो जनसंघी, तुम यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारी हत्या कर दी जाए, क्योंकि वो आर्टिकल 370 के लिए लड़ते थे। तो मुझे बोल दिया भाई तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, घटना भी हो सकती है। मैंने कहा जी कैसी बात कर रहे हो आप, आपको मालूम है आपकी हत्या भी हो सकती है, आप फिर भी जा रहे हैं। कहने के मैं सारा जीवन वहाँ पे लोगों के लिए लड़ चुका हूँ, मुझे भगोड़ा सुनना पसंद नहीं है, मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे। वही हुआ, 3 दिन बाद उनकी हत्या कर दी। देखिए, हालात तो बदले हैं, वहाँ की जो मेजॉरिटी है उनको भी समझ में आया है। आज वही पछता रहे हैं कि कश्मीरी पंडित के बगैर कश्मीर वैली खाली है। आज हमारे मित्र हमें याद आते हैं। जो अमर शहीदी का जो दिन है, जो 32 साल भले ही पुराना है, लेकिन आज भी जो भारतीय जनता पार्टी उनके बड़े बड़े नेताओं के दिल में जिंदा है। यही वजह है कि आज विदेश मंत्री टपलू परिवार से मिलने के लिए आए, उनसे बात की और उनका हालचाल जाना। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ धीरज कुमार, टीडी न्यूज, दिल्ली। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने आज से दिल्ली हुकूमत को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट की तामीर के लिए फंड फराहम करने में नाकामी का इजहार करने पर सरजनिश की और इसे हिदायत दी कि वो पिछले 3 माली सालों में इश्तहारात पर खर्च की गई रकम की तफसीलात पेश करे। अदालत ने कहा है कि आपके पास इश्तहारात पर खर्च करने के लिए पैसे हैं, लेकिन आपके पास माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ट्रांसपोर्ट की सहूलतों के लिए इस अहम मनसूबे के लिए फ़ंड नहीं है। जस्टिस एस.के. कौल और सुधांशु धूलिया की बेंच ने दिल्ली हुकूमत को हिदायत दी है कि वह 2 हफ्तों के अंदर हलफनामा दाखिल करे जिसमें पिछले 3 माली सालों में इश्तहारात पर हुए अखराजात की तफसीलात दी जाएं। अदालत ने दिल्ली हुकूमत के वकील की दलाइल सुनने के बाद नोट किया कि दिल्ली हुकूमत ने मुश्तरका प्रोजेक्ट के लिए फंड्स देने में अपनी माजरत जाहिर की है। इस प्रोजेक्ट में फंड्स की कमी एक रुकावट है, इसलिए हम दिल्ली हुकूमत को एक हलफनामा दाखिल करने की हिदायत देते हैं जिसमें उन्हें पिछले माली सालों में इश्तहारात पर खर्च की गई रकम का हिसाब देना होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मुल्क के लिए ज़रूरी है। और मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी के जरिए दायर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली हुकूमत में एक बाअसर ओहदे पर फायज है। जमानत मिलने पर गवाहों पर असरअंदाज होने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। सिसोदिया के अलावा अदालत ने आपके कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर, कारोबारी अभिषेक बोनीपल्ली और बनवे बाबू की जमानत की दरख्वास्तों को भी मुस्तरद कर दिया। और आम आदमी पार्टी पर अवाम के पैसे का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाते हुए दिल्ली बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली बीजेपी के रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आप हुकूमत की सरजनिश की है। अदालत ने कहा है कि दिल्ली हुकूमत के पास अवाम पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन इश्तहारात पर 500 से 600 करोड़ रुपए खर्च करती है। आप कोर्ट में जाके ये कह रहे हैं कि मेरे पास जनता की सेवा करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मैं विज्ञापन पे 500-600 करोड़ रुपए खर्च करता हूँ। मेट्रो रैपिड रेल से किसका फायदा होना था? दिल्ली की जनता का फायदा। केंद्र सरकार अपना बजट दे रही है, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, और जब आप कोर्ट में जाके गिड़गिड़ाते हैं तो आज कोर्ट ने आपको आईना दिखाया है कि आप कितने मक्कार, कितने झूठे और कितने हद तक गिरे हुए व्यक्ति हैं। आपको शर्म नहीं आती वहां जाके ये बोलते हुए कि हमारे पास पैसा नहीं है। हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आपके पास विज्ञापन के लिए पैसे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आपके लिए विज्ञापन के लिए पैसे हैं, लेकिन
जनता की सेवा के लिए जिससे सुविधाएं मिलती है उसके लिए पैसे नहीं है। कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया है कि पिछले 3 साल में आपने विज्ञापन पे कितना पैसा खर्च किया है उसकी डिटेल दीजिए। NIA ने दहशतगर्द तंजीम ISIS के ताल्लुक से महाराष्ट्र में कई मकामात पर छापे मारे हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने मुंबई और पुणे में ISIS से ताल्लुक रखने वालों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इसमें दहशतगर्द तंजीम दाइश से वाबस्ता कुछ मुश्तबा अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इससे कबल NIA ने कल बिहार के पटना और दरभंगा में ममनुआ तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों पर छापा मारा था। बिहार से एक शख्स की गिरफ्तारी की भी खबर है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में आज के छापे में NIA की टीमें ISIS से वाबस्ता लोगों को गिरफ्तार कर सकती हैं। इससे कबल NIA ने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में ISIS मॉड्यूल के खिलाफ छापे मारकर कई लोगों को गिरफ्तार किया है। भारत की G20 की जेर सदारत 2 रोज़ा स्टार्टअप 20 समिट आज हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू हुआ। कॉन्फ्रेंस में 16 G20 ममालिक और 6 मधु ममालिक के तकरीबन 200 मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई से खिताब करते हुए तिजारत और सनत के मरकजी वजीर मुमलिकत सोम प्रकाश ने कहा कि तालीम और बेदारी सकाफती तौर पर हसास स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में अहम किरदार अदा करती है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की लंबी छलांग भारत में फलते फूलते स्टार्टअप माहौलियाती निज़ाम की अलामत है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि दुनिया के तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए जिद्दत और तकनीकी तब्दीली ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि भारत में स्टार्टअप कल्चर परवान चढ़ा है और आज मुल्क में 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। अमिताभ कांत ने कहा कि मुल्क में अच्छे स्टार्टअप्स के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं होगी। बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रियों का चौथा जत्था आज जम्मू से रवाना हो गया है, जिसमें 4758 तीर्थयात्री पहलगाम और बालतल के लिए रवाना हुए हैं। 30 जून को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के जरिए पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाए जाने के बाद कल 17,565 तीर्थयात्रियों ने यात्रा की है। इस यात्रा में अब तक कुल 2,426 मर्द, 392 खवातीन, 4 बच्चे और 208 साधु समेत 3,330 यात्री 127 गाड़ियों में पहलगाम के लिए रवाना हुए हैं। मुल्क भर में आज गुरु पूर्णिमा का त्यौहार अकीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। ये त्यौहार हर साल आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये दिन खास तौर पर गुरु की शान, तालीम की अहमियत और शागिर्दों उस्ताद के रिश्ते की अहमियत को पहचानने के लिए वक्फ है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर अकीदतमंदों ने गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना की। और कहा जाता है कि भूखों को खाना खिलाने से खुदा राजी होता है। किसी के लिए भला सोचो, किसी का भला करो, तो ये भी खुदा की इबादत है। ये ख्याल कि कोई भूखा ना सोए आपको बेहतर करने की तरगीब देता है। हमारे मुल्क में रोज़ाना टनों खाना बर्बाद हो जाता है। कितना अच्छा हो अगर वही खाना ज़रूरतमंदों को दे दिया जाए। इसी ख्याल के साथ ज़रूरतमंदों को खुराक, इलाज, पानी और कपड़े फराहम करने के लिए काम कर रही हैं बुंदेलखंड की दूर दराज जिला ललितपुर की नौजवानों की ये टोली। भूखे को खाना, बीमारों का मुनासिब इलाज, प्यासे को पानी और जरूरतमंदों को लिबास, इस मकसद के साथ नौजवानों का ये ग्रुप बुंदेलखंड के दूर दराज के जिला ललितपुर में काम कर रहा है। दर हकीकत जब अमित प्रिया जैन और उनके साथियों ने कोरोना के दौर में जिला अस्पताल में जेर इलाज गरीब मरीजों और लोगों की खराब माशी हालत को देखा तो उन्होंने सूरत हाल को बदलने का फैसला किया। उन्होंने अन्नपूर्णा सेवा संघ के जरिए तब्दीली की पहल की और खिदमत के कामों में लग गए। देखिए कितना लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना तैयार किया जा रहा है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रोजाना 800 से जायद जरूरतमंदों को ताज़ा और लजीज खाना मुफ्त फराहम किया जाता है। और खास बात यह है कि इसके लिए ये लोग अपनी आमदनी का ज्यादातर हिस्सा इस खिदमत के काम में सर्व कर देते हैं। कड़ी से कड़ी जुड़ती है और काफिला बनता चला जाता है। ऐसा ही कुछ आज यहाँ देखने को मिल रहा है। मुख्तलिफ खिदमात में मसरूफ 600 से ज्यादा समाजी कारकुन अन्नपूर्णा सेवा संघ में शामिल हो चुके हैं। 7 वर्ष पूर्व हमारे साथ 600 लोगों के साथ जुड़कर हमने समाज सेवा का ये कार्य शुरू किया, जिसमें ललितपुर के इस इलाके में जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क भोजन कराने के लिए हम लोगों ने जन्मदिन पर, शादी सालगिरह पर और पुण्यस्मृति पर दानदाताओं के सहयोग से लोगों को आज 800 से 900 लोगों को एक समय में भोजन करा रहे हैं। साफ सुथरे तरीके से भोजन बनाते हैं। इसमें खिचड़ी,
सब्जी, रोटी, पूड़ी, हलवा, मीठा में बूंदी, खीर वगैरह भी बनती है और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि सेवा का मौका भी मिल रहा है और रोजगार का साधन भी है हम लोगों के लिए। अन्नपूर्णा सेवा संघ अपने अराकीन के जरिए मुफ्त ऑक्सीजन बैंक, ब्लड बैंक के साथ साथ मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस भी फराहम कर रही है ताकि रेफर किए गए मरीजों को मेडिकल कॉलेज झांसी, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और दिल्ली के बड़े अस्पतालों में मुफ्त ले जाया जा सके। अन्नपूर्णा सेवा संघ के माध्यम से भोजन के साथ साथ ही अन्नपूर्णा ऑक्सीजन बैंक, अन्नपूर्णा एम्बुलेंस सेवा, अन्नपूर्णा क्लॉथ बैंक और अन्नपूर्णा जल सेवा का भी संचालन निःशुल्क कर रहे हैं। साथ में रक्तदान के प्रत्येक वर्ष में शिविर लगाते हैं और जरूरतमंदों को रनिंग ब्लड बैंक भी चला रहे हैं। हम लोगों को लगा कि ललितपुर के लिए एम्बुलेंस की आवश्यकता है। एक गुप्त दाता ने हम लोगों को एम्बुलेंस प्रदान करी, जो कि एम्बुलेंस निःशुल्क, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, सिर्फ ज़रूरतमंद होना चाहिए। हम लोग निःशुल्क ऑल इंडिया में इस एम्बुलेंस को कहीं भी भेज देते हैं। रात को 2 बजे भी कोई कॉल हमारे पास आती है या दिन में भी कोई कॉल आती है तो उसको हम लोग एम्बुलेंस प्रोवाइड करा देते हैं। मेरी साले की घरवाली थी, कोई दिक्कत थी तो अन्नपूर्णा सेवा संघ से मैंने संपर्क किया, उन्होंने हमारे लिए निःशुल्क ब्लड दिया। ये साफ सुथरे और करीने से लगे कपड़े इस बात का अक्कास हैं कि ये सिर्फ कपड़े का बैंक नहीं है, बल्कि ये लोगों की इज्जत नफ्स को बरकरार रखने की एक कोशिश है। चुनांचे ठंडे पानी की ये यूनिट रास्ते में लोगों की प्यास बुझाने का हौसला रखती है। यही नहीं, अन्नपूर्णा सेवा संघ अपनी तंजीम के जरिए बहुत से लोगों को मुलाजमत फराहम करने के साथ साथ समाज के रसूखदार और खुशहाल लोगों को तफरीक को खत्म करके अपने तीज त्योहार खुशी और गम जरूरतमंदों के साथ मनाने का मशवरा भी दे रही है। विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। बैनुल-अक़वामी खबरों में फ्रांस में जारी तशद्दुद पर काबू पाना। मुल्क में 5 दिनों से जारी तशद्दुद में कल कुछ कमी आई है। सदर एमेनुअल मैक्रोन ने मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक हंगामी मीटिंग की। इजलास में वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर इंसाफ समेत कई आला हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में हालात को मामूल पर लाने पर जोर दिया गया। मैक्रोन आज पार्लियामेंट के लीडरों से और फिसादात से मुतासरा कस्बों और शहरों के 220 से ज़्यादा मेयरों से मुलाकात करेंगे। दरिस्ना फायरिंग के शिकार खानदान ने फिसादात को ख़त्म करने की अपील की है। अहम बात यह है कि 2024 के ओलंपिक से पहले फ्रांस की शबी को शदीद धचका लगा है। दरिस्ना फायरिंग के शिकार कुंबों ने फिसादात को ख़त्म करने की अपील की। अहम बात यह है कि 2024 के ओलंपिक से पहले फ्रांस की शबी को शदीद धचका लगा है। और अमरीकी सदर जो बाइडन नेटो इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए बरतानिया, लिथुआनिया और फिनलैंड का दौरा करेंगे। 9 से 13 जुलाई के अपने दौरे के दौरान सदर बाइडन किंग चार्ल्स स्वयं और वज़ीर आज़म ऋषि सुनक से बातचीत के लिए सबसे पहले लंदन का दौरा करेंगे। उसके बाद वो 74वें नेटो सरबराह इजलास में शिरकत के लिए 11 से 12 जुलाई तक लिथुआनिया के दौरे पर रहेंगे। फिर अमरीकी US नॉर्डिक लीडर्स समिट के लिए फिनलैंड जाएंगे। बाइडन के यूरोप के दौरे का मकसद रूसी जहारियत के खिलाफ बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद को मजबूत करना है, क्योंकि यूक्रेन में 2 साल से जंग जारी है। और बात करेंगे शिकागो की। शिकागो में इतवार को बारिश और तूफान के बाद दरियाई शिकागो में सैलाब आ गया है। सैलाब के इंतबाह के दरमियान बाज़ शाहराहें बंद कर दी गई हैं और बाज़ गाड़ियाँ पानी में फंस गई हैं। नेशनल वेदर सर्विस ने मुख्तलिफ मकामात पर अचानक सैलाब का इंतबाह जारी कर बाशिंदों से इलाके में अपना सफ़र महदूद करने के लिए कहा है। नाज़रीन, इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।